5-6 घंटे के अंदर काफी एक तूफान आया हुआ है। इंटरव्यू जो है ये लीक किस तरह हुआ, ये पोर्शन जो है ये लीक किस तरह हुआ, हैक करके ये फुटेज निकाली गई है। ये ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये वाला पोर्शन रोक दें, ये मत डालिएगा। मैंने दोबारा फिर परमिशन ली मरियम नवाज से कि मैंने कोई सीक्रेट रिकॉर्डिंग की और लीक कर दी है। बस पर्दा इसकी क्या कहानी है और ये मामला है क्या, हुआ क्या, मैं सारी डिटेल के साथ ना सारी डिटेल अभी आपके सामने रखता हूँ। शहबाज गिल साहब, ये आपको पता भी नहीं था, जो गुलगोपाड़ा आपने किया था उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड हुई, लेकिन मैंने आज तक वो वीडियो कभी लीक नहीं की। मुझे गैर सरकारी इदारे से एक फोन आया और मुझे कहा गया कि जी एक सवाल जो है वो इसमें से निकाल, किसी का बाप भी इंटरव्यू नहीं रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, पिछले तकरीबन 5-6 घंटे के अंदर काफ़ी एक तूफ़ान आया हुआ है और सोशल मीडिया के ऊपर, चंद मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के ऊपर भी। और मामला है कि जनाब मरियम नवाज़ का एक इंटरव्यू जो मैंने आज से तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 1 महीना पहले किया था, उसके चंद क्लिप्स जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी लीक्ड जो क्लिप्स हैं, जो बेसिकली इंटरव्यू का हिस्सा नहीं थे, वो काफ़ी वायरल हो रहे हैं। और उसके ऊपर जो है बहुत से लोगों ने सवाल किए, मुझे बहुत से फ़ोन्स आए कि जी ये क्या चक्कर है, ये किस तरह हुआ है, ये सब कुछ क्या हुआ है, पस पर्दा इसकी क्या कहानी है और ये मामला है क्या, हुआ क्या। मैं सारी डिटेल के साथ ना सारी डिटेल अभी आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको मेरा साइड ऑफ द स्टोरी भी आपको पता लगे कि एक्चुअली मामला है क्या। आप पहले वो क्लिप देख लीजिए जो कि टेक्निकली स्पीकिंग हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन चलें जिसने भी इसको लीक किया है टेक्निकली स्पीकिंग ये चोरी है, लेकिन चलें ठीक है। वो उसके अंदर क्या गुफ्तगू हो रही है, आपने ज़रा गौर से इस पूरे इंटरेक्शन को गौर से सुनना है आपने, ठीक है, एक एक लफ्ज़ को गौर से सुनना है ताकि फिर मैं डिटेल से इसके ऊपर अपना वर्जन दे सकूँ। नवाज शरीफ साहब की मर्सिडीज़ गाड़ी, वो पता लगा कि जनाब 2008 में उन्होंने एक मर्सिडीज़ गाड़ी अपने लिए निकलवा ली। क्या ज़रूरत थी, जबकि गाड़ी अलाउड नहीं है? नहीं, वो गाड़ी जो है वो उनको जो हमारे बहुत करीबी दोस्त मुल्क हैं, सऊदी प्रिंस हैं, अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज नाम लेते हैं, में मिली थी। हाँ जी। कब मिली थी? मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं, 90s के अंदर। हाँ, लेकिन मेरी एक बात सुने, तोशा खाना की जब आपने घड़ी की बात की ना, तोशा खाना से कानूनी तौर पे जो आपका कानून कहता है उसके मुताबिक कोई चीज़ ख़रीदना, पैसे जमा करा के जो परसेंटेज हुकूमत पाकिस्तान ने मुकर्रर की हो जी, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अब वो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वो एक अलग बहस। 90s में ली हुई गाड़ी, एक सेकंड, लेकिन तोशा खाना से चीज़ चोरी करना वो जुर्म है। ठीक, 90s में ली हुई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? 90s में ली गई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? क्योंकि वो जो मेरी इल्म में जहाँ तक फैक्ट है वो ये है कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, मेरे ख्याल है उनकी हुकूमत थी तब, जी ऐसे ही है, तो उन्होंने कहा ये तोहफ़ा आपको मिला हुआ है और ये आपकी है, ये खड़ी हुई है और आप इसके जो ड्यूज़ हैं, जो परसेंटेज है वो पे करें। गाड़ी अलाउड नहीं थी उस वक्त, गाड़ी अलाउड नहीं थी। ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी, रूल्स ये कहते हैं कि गाड़ी अलाउड नहीं थी। नहीं, लेकिन आप एक सेकेंड ज़रा इसको काटें, नहीं मुझे बताएं इसका फैक्ट क्या है। सुनो, नहीं, ममानियत है, गाड़ियाँ अलाउड नहीं। गाड़ियाँ जो होती हैं वो कारपूल, मरियम साहिबा, गाड़ियाँ अलाउड नहीं होती। रूल्स को 2008 में रिलैक्स किया गया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने नवाज शरीफ साहब के लिए रिलैक्स किया और उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी नहीं डाल, उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी 3 गाड़ियाँ दी, जिसमें एक लेक्सस शामिल है, BMW 7 सीरीज शामिल है। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मुझे ऑनेस्टली इसका नहीं पता, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक जरूर करूं। आप चेक कर लीजिएगा, चेक कर, ये प्लीज काइंडली, डोंट वरी। एक और आपके हवाले से भी एक रिपोर्ट सामने आई कि आपने भी एक BMW गाड़ी ली थी। ये तोशा खाना से नहीं थी, तोशा खाना से नहीं थी। मेरे पास कहाँ है मेरी गाड़ी? मैं आपको बताने लगा हूँ। UAE की रॉयल, इसको भी अभी ना करें प्लीज, मैं पहले सुन लूँ सवाल, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई। नहीं, UAE की रॉयल फैमिली से आपने 2009-2010 के अंदर, कहाँ है ये रिकॉर्ड में है? ये JIT की रिपोर्ट में आया हुआ है, क्या डिक्लेयर्ड है आपके रिटर्न्स के अंदर। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आपके पास कभी BMW गाड़ी नहीं रही 2009-2010 में? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मरियम सफदर ओन्ड, ये अब एग्जैक्ट रिपोर्ट बता रही, मरियम सफदर ओन्ड a BMW car which was gifted to her by the UAE royal family
and the value of the car declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010, 2009-2010. The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची in the year 2011-12. आप पिक्चर्स इसको वीडियो तो नहीं कर रहे? बंद कर दें ज़रा प्लीज. Such price escalation is abnormal. She declared the same BMW in her wealth statement in the next year 2012-2013 as well. आपने डिक्लेयर किया हुआ इसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर. मेरा ख्याल है कि ये फैमिली की कोई होगी, मुझे इस पे से ऑनेस्ट. उसके बाद मैं इसको चेक करके आपके पास वापस आ सकता हूं. सफदर साहब ने उसके बाद मेरे पास वैसे कभी BMW नहीं थी. आपकी वो कौन सी गाड़ी थी जो नैब के दफ्तर के बाहर हिट हुई थी? वो थी लैंड क्रूजर थी. ये सफदर साहब ने भी डिक्लेयर किया हुआ क्या अपने एसेट्स के अंदर? ये बिजनेस ऑफिस ने किया होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा. अच्छा, मेरे पास इसके फैक्ट्स नहीं है. नहीं, मेरे पास है ही नहीं डिटेल, मुझे पता ही नहीं. ये अच्छा, ये रिटर्न्स के अंदर वैसे लिखा नहीं. मैं अब आई विल गेट बैक टू यू विद दैट. मुझे आई हैव नो इन्फॉर्मेशन. ये कब की, कौन से ईयर की है? 2009-2010. मुझे नहीं पता, मैं चेक कर. अच्छा, आपको उसका नहीं पता. तो ये जनाब ये सारी गुफ्तगू थी. अब ज़रा आपको ना सबसे पहले इंटरव्यू से पहले जो कुछ हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा. इंटरव्यू के बीच में क्या हुआ है और इंटरव्यू के बाद क्या हुआ है. ये 3 पोर्शंस हैं इसके. आपने जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैं हमेशा एक बात ये कहता रहता हूं कि जो इंटरव्यूज़ होते हैं ना वो हमेशा अगले की मर्जी से होते हैं. ठीक है, मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब अपनी मर्जी से किसी को इंटरव्यू देते हैं, किसी को नहीं देते. ये उनकी चॉइस है. आप कभी भी किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह सकते नहीं आप बैठें मुझे इंटरव्यू दें. नहीं, आप ये नहीं कह सकते. आप ज़बरदस्ती किसी के आगे माइक जाके उसके मुंह में ही डाल देते कि जनाब मैंने आपका इंटरव्यू करना है, मुझे नहीं पता, मुझे जवाब दें. आप ये नहीं कर सकते, ये एथिकली गलत होता है. ठीक है, तो यहां पे भी आपको सबसे पहले अगले की मर्जी इंपॉर्टेंट होती है कि वो क्या कह रहा है, वो आपको इजाज़त दे रहा है इंटरव्यू के कि नहीं दे रहा. चलें, अब हो गई इजाज़त वाली स्टेज आ गई, अगले ने आपको इजाज़त दे दी. उसके बाद जाहिर बात है वो इंटरव्यू कंडक्ट हुआ. अच्छा, आपने नोट किया होगा कि हमने 2 पार्ट्स में इस इंटरव्यू को रिलीज़ किया था और ये रफली तकरीबन मेरा ख्याल में कोई 1 घंटा और 20 मिनट की तकरीबन रिकॉर्डिंग थी. मेरा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कोई 1 घंटा 20 मिनट की रिकॉर्डिंग थी. लेकिन 1 घंटा 20 मिनट की रिकॉर्डिंग जो थी ना वो हमने उसको ऑनर नहीं किया था. वो निस्बतन कम थी और वो निस्बतन कम इस वजह से थी क्योंकि जो हमारे टेलीविज़न चैनल हैं उसके अंदर जो अप्रॉक्सीमेट टाइम होता है एक इंटरव्यू का या एक प्रोग्राम का, वो अराउंड 35-36 मिनट्स तकरीबन होते हैं. तो रिकॉर्डिंग आप हमेशा ज़्यादा करते हैं, फिर आप उसमें से कोशिश करते हैं कि यार जो बोरिंग पोर्शंस हैं, जो इतने इंटरेस्टिंग नहीं है या वो बहुत ज़्यादा ड्रैग हो रहे हैं, उनको कट डाउन करके आप उसको अपने स्पेसिफिक टाइम के अंदर लेकर आते हैं. जब ये इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किया तो उसके अंदर बाकी सब कुछ जो है वो जारी बात है चल रहा था, सारे क्वेश्चन आंसर्स चल रहे थे. और जेन में रखिएगा, मैंने ये इंटरव्यू मुख्तलिफ ब्लॉक्स बना के जो है वो कंडक्ट किया था जिसके अंदर वेरियस टॉपिक्स थे. जिसमें फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट होता है कि जी क्या मरीम नवाज़ को जो है चीफ ऑर्गेनाइज़र होना चाहिए, हमजा शहबाज के साथ ताल्लुकात, उसके बाद पार्टी आज किधर खड़ी है, जनरल बाजवा के हवाले से बड़ी डिटेल से उसके बाद उसकी डिस्कशन होती है और उसके बाद मतलब हम इकॉनमी के ऊपर भी बात करते हैं. ये जो पर्टिकुलर पोर्शन आता है, ये जो थोड़ी देर पहले भी आपने देखा था, ये जब मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूं तो उसके ऊपर सडनली एक जगह पे जाके मरियम नवाज साहिबा वो पहले कहती थी मुझे नहीं पता इसके बारे में, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल इसके बारे में इल्म नहीं है. और उसके बाद वो बीच में कहती हैं कि 1 मिनट जी रोक दें इसको, ये वाला पोर्शन मत डालिएगा. ये ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वाला पोर्शन रोक दें, ये मत डालिएगा. अब मसला ये था कि जब ये सब कुछ हो चुका था, जब ये उन्होंने कह दिया और उन्होंने ये कह दिया कि जी कैमरास बंद कर दें, ये रिकॉर्ड मत करें, तो जाहिर बात है हमारे उस वक्त, मैं बता देता हूं, हमारे उस वक्त तकरीबन कोई 6 कैमरास लगे हुए थे. उस पूरे रिकॉर्डिंग जो हो रही थी 6 कैमरास लगे हुए थे और तकरीबन जो हमारा स्टाफ गया हुआ था वो तकरीबन मेरा ख्याल में कोई 10 से 12 लोगों का स्टाफ था, जहां तक मुझे याद आ रहा है. 10 से 12 लोग, जिसमें कैमरामैन थे, जिसमें हमारे एनालिस्ट थे, प्रोड्यूसर्स थे, टेक्नीशियंस थे. हमारी बहुत बड़ी टीम गई हुई थी वहाँ पे. 10 से 12 लोग थे. उसमें से मेरे ख्याल में चंद कैमरे बंद किए गए जब उन्होंने कहा और चंद नहीं किए गए, ऐसा ही हुआ मेरे ख्याल में. और जाहिर बात है ये तो आपने खुद भी देखा है. जब वो सारे उसके बाद वो पोर्शन जो है दोबारा
अच्छा, इसमें एक पोर्शन उन्होंने निकाल दिया हुआ है जिसमें मैं एक्चुअली फॉर्मली दोबारा कहता हूं। चले, मैं बल्कि वो आपको दिखा देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं कि जब ये सब कुछ गुजर गया तो उसके बाद मैंने दोबारा फिर परमिशन ली मरियम नवाज से, क्योंकि ये जरूरी है, एथिकली जरूरी है कि भाई हम अब दोबारा ऑन रिकॉर्ड जाने लगे हैं। ये देखिएगा जरा क्लिप। ये जो तोशाखाना जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर अब अब हम कर सकते हैं रिकॉर्ड, दैट्स फाइन। ये आपने देखा कि मुझे ये कहना पड़ा, ये एथिकली कहना पड़ता है आपको अगले को कि जनाब नाउ वी आर बैक ऑन द रिकॉर्ड, ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू दोबारा कंडक्ट होना शुरू हुआ। अच्छा, उसके बाद जब ये सारा इंटरव्यू कंडक्ट हो गया, ये सारा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, तो वहाँ से उसके बाद हम जब वापस आए, अब वापस आके जाहिर बात है हम जो मैं और मेरी टीम है, हमने बैठ के उस इंटरव्यू को जब असेस करना शुरू किया कि इस इंटरव्यू में क्या क्या हुआ, किस तरह हुआ, कौन सा पोर्शन इंटरेस्टिंग था, कौन सा नहीं था। ये पर्टिकुलर जो पोर्शन था, ये जो लीक्ड क्लिप्स हैं, ये जो आपने देखे हैं, इसके ऊपर बैठ के जब हमने डिस्कस करना शुरू किया तो प्रॉब्लम ये आ रही थी हमें कि यार बाकी इंटरव्यू तो बहुत जानदार है, और आपने देखा हुआ, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बल्कि हैरान हो रहा था, पीटीआई के लोग इसको कर रहे थे। भाई जब ये इंटरव्यू रिलीज हुआ था, आप लोगों ने तब भी उसके बहुत से क्लिप्स शेयर किए थे कि जी बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू है, बहुत आला क्वेश्चंस हैं। मैं चाहता तो मैं उस वक्त क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि यार इशू ये है कि इस पोर्शन के अंदर भी बहुत जान है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें उन्होंने ये कह दिया कि जी यहाँ पे कैमरा बंद कर दें, ये पोर्शन आगे नहीं जाना चाहिए। इसके अंदर एक्चुअली वो जो पीछे आप आवाज़ सुन रहे हैं ना, वो मरियम औरंगजेब साहिबा की आवाज़ है। इस इंटरव्यू में जब ये इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा था तो उस वक्त मरियम औरंगजेब और परवेज़ रशीद साहब वहीं पे बैठे हुए थे, बैकड्रॉप में बैठे हुए थे। तो ये जो गुफ्तगू हो रही थी मरियम नवाज साहिबा की, मरियम औरंगजेब साहिबा से हो रही थी। लेकिन मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि वहाँ पे मरियम नवाज साहिबा ने ये कह दिया था कि जी इसको रिकॉर्ड मत कीजिएगा। अब जब वो ये कह चुकी हैं कि इसको रिकॉर्ड मत कीजिएगा, तो क्या एथिकली मैं इस पोर्शन को ऑन एयर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? ये एक सहाफ़ी होने के नाते मुझे एक एथिक्स के कोड को फॉलो करना है हर सूरत में। और दूसरी बात ये, फॉर एग्जांपल मैं 1 मिनट के लिए मतलब वो बहुत से पीटीआई के लोग, शहबाज गिल साहब इस किस्म की बातें कर रहे थे, और जी फिक्स था, ये इंटरव्यू फिक्स था। और मेरे भाई अगर इंटरव्यू फिक्स था तो ये जनरल बाजवा का ये वाला जो पोर्शन था ये नहीं निकाल सकते थे हम? नाउ लेट्स कमिट। आपकी इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है, लेट्स कमिट कि जी हम अगर गवर्नमेंट में आए तो सबसे पहले जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल हम करके दिखाएंगे। क्या ख्याल है? ये आपने सुना, ये जो 6 सेकंड का साइलेंस था, 5-6 सेकंड का साइलेंस था, ये तो बहुत एम्बैरेसिंग था मरियम नवाज साहिबा के लिए। ये क्यों नहीं निकाला हमने? क्योंकि यहां पे इस पूरे पोर्शन में उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि जी जरा 1 मिनट कैमरा बंद करें। ये एथिकली रिकॉर्ड हो रहा था सब कुछ, और ये इसी तरह आपको दिखाया भी गया। और दीगर भी और बहुत से जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो सारे ऑन द रिकॉर्ड चल रहे थे। अब यहां पे बाद में जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई और हम लोग वापस आए अपने स्टूडियो में, अपनी जो एडिटिंग लैब थी उसमें जब वापस आए, तो हमने बैठ के इसको डिस्कस किया कि यार अगर ये पोर्शन हम कर देते हैं ऑन एयर तो इसके जाहिर बात है मुझे तो 4 तमगे और लग जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो बहुत तारीफ कर रहे हैं इस बात की कि जी ये बड़े ज़बरदस्त सवाल थे मरियम नवाज से करने वाले। बिल्कुल थे, लेकिन मुझे बतौर सहाफ़ी उस वक्त बैठ के फैसला करना था मैं इसको ऑन एयर जाने दूं या ना जाने दूं। तमगे तो लग जाएंगे 4, मसाला भी मिल जाएगा कि भाई यार मंसूर ने जो पोर्शन नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए था वो भी दिखा दिया। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मैं एथिकली क्या ये सही करूंगा या नहीं? और तब हमने बैठ के ये फैसला किया कि नहीं, ये पोर्शन हम ऑन एयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो गेस्ट है उसने कह दिया कि जी ये मत चलाइएगा। मैं उस एथिक्स के कोड से बाउंड हूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं इसके ऊपर। और मैं आपको बता दूं, ये अभी आपने देखा है, ये आइंदा मुस्तकबिल में भी अगर मेरे साथ कभी कोई गेस्ट बैठेगा और मुझे कहेगा जी प्लीज ये पोर्शन मत चलाइएगा, आई विल हैव टू फॉलो दैट। मैं उन यूट्यूबर्स में से नहीं हूं जो बैठ के सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स करके जो है अपने व्यूज की खातिर जो है वो मसाला डाल देंगे। मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैंने हमेशा इसके खिलाफ ही आवाज उठाई है। पीटीआई वाले इस वक्त बड़े भंगड़े डाल रहे हैं, हाँ क्या बात है, ये कर दिया उनको मैंने बाकी भी जो पूरा इंटरव्यू था उसमें और भी बहुत से सवाल थे जिसके ऊपर वो भंगड़े डाल रहे हैं। लेकिन इसके जरिए जाहिर बात है उनको मरियम नवाज के ऊपर अटैक करने का तो एक पॉइंट मिल गया, मेरे ऊपर भी वो अटैक्स कर रहे हैं।
ये देखें, मरियम नवाज ने कहा और उसके बाद मंसूर ने कह दिया जी बिल्कुल डोंट वरी। यस, आई हैड टू से डोंट वरी, क्योंकि मैं एक सहाफी हूं और मुझे उस एथिक्स को फॉलो करना है। तो इस तरह फिर हमने उस क्लिप को निकाला और हमने कहा कि ये ऑन एयर नहीं जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये, क्या हमने तो इसको, मैं आपको अभी बता देता हूं, देयर आर अदर पोर्शंस आल्सो, जो हम छोटे छोटे पोर्शंस थे, क्योंकि हमने उसको टाइम बाउंड करना था। आप ज़हन में रखिएगा, ये तकरीबन 2 घंटे का प्रोग्राम है, हम इसको 2 से 2.5 घंटे में नहीं ले जा सकते उसे। हमें छोटे और पोर्शंस भी जहां पे हमें लगा यार ये बोरिंग है या रेपिटेटिव हो रहा है, ये बात बार बार रिपीट हो रही है, हमने वहां पे भी उसको एडिट किया। अच्छा, दूसरी बात ये, इसके अंदर ये जो क्लिप मरियम नवाज वाला है, उसके अंदर वो कह रही है कि जी मुझे पता नहीं है, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। जब वो ये भी कह रही है तो उसके बाद फिर मैं क्या उसको करूंगा, उसका मैं क्या जवाब दूं? तो दिस इज द रीजन कि ये क्लिप्स जो हैं वो उसमें निकाले गए। अब जाहिर बात है, एक सवाल जो आ रहा है सबसे बड़ा जो दूसरा, एक जो लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई ये क्या कहते हैं, इंटरव्यू जो है ये लीक किस तरह हुआ, ये पोर्शन जो है ये लीक किस तरह हुआ। हाँ, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अंदर मसला ये है, इस सारी चीज़ के अंदर वो ये है कि हमारी टीम, मैंने आपको जिस तरह बताया 10 से 12 लोग थे जो इस पूरे चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे थे। अब हमने जहाँ पे सीसीटीवी, हमारी जो लैब है जहाँ पे इसकी एडिटिंग होती है, वहाँ पे सीसीटीवी भी लगा हुआ है। हमने उसकी फुटेज को भी एग्जामिन किया। मसला ये है कि जिस कंप्यूटर के अंदर या जिस मशीन के अंदर एडिटिंग हो रही थी, वहाँ पे तकरीबन रफली 5 से 6 लोगों का एक्सेस था। मैं आपको बता देता हूँ, 5 से 6 लोगों का एक्सेस था उस मशीन के साथ। और करने को तो जाहिर बात है, मैं शक करने को तो 5 से 6 लोगों के ऊपर शक कर दूं, लेकिन मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि काम तो उसके ऊपर होता रहा, मुख्तलिफ लोग उसको आके देखते रहे, चेक करते रहे, काम करते रहे। उसमें से किसने इस क्लिप को निकाला, ये अभी मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं इस वक्त उठा के सारा किसी और के कंधे के ऊपर डाल दूंगा, भाई ये कसूरवार है, मारो इन्हों छितर मारो। आई कांट डू दैट। ये भी एथिक्स है। हमारे एक टीम मेंबर हैं जो इस इंटरव्यू के मेरे ख्याल में 2 के 3 दिन के बाद हमारी टीम से अलग हो गए थे। वो रिजाइन कर गए थे, उन्होंने कहीं और जॉब करनी थी। 1 मिनट के लिए शक उसके ऊपर भी आया कि यार ये क्या चक्कर है, इंटरव्यू हुआ और 2-3 दिन के बाद उसने रिजाइन कर दिया। लेकिन मैं उसके ऊपर भी इल्जाम नहीं, ना मैं उसका नाम लूंगा, ना मैं उसके ऊपर इल्जाम लगा सकता हूं। तो मैं इसलिए, दूसरी बात ये कि ये जिस मशीन के अंदर काम हो रहा था उसके ऊपर इंटरनेट का भी एक्सेस है। हम ये भी एंगल चेक करें कि ये कहीं हैक हुआ है, हैक करके ये फुटेज निकाली गई है, वी डोंट नो। लेकिन एंड ऑफ द डे ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है, एज ए जर्नलिस्ट मेरे ऊपर आती है। और मेरे लिए ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि जब मैंने अपनी गेस्ट को ये कह दिया था कि ये चीज ऑन एयर नहीं जाएगी, तो हाउ डिड दिस कम आउट। ये नाइंसाफी है, ये एक ऐसे शख्स के साथ नाइंसाफी है कि ये बिल्कुल वो तासुर है कि मैंने कोई सीक्रेट रिकॉर्डिंग की और लीक कर दी। और इसकी रीजन मैं ये इसलिए दे रहा हूं कि ये मेरे अपने साथ हो चुका है। इस तरह एक जर्नलिस्ट ने मेरे साथ ये हरकत की थी और उस वक्त मैं अपनी फैमिली के साथ खड़ा हुआ था और मेरी फैमिली साथ खड़ी हुई थी और इस शख्स ने बैठ के यूं करके अपने हाथ में माइक पकड़ा हुआ था और मुझसे वो वैसे गुफ्तगू कर रहा था और दूर उसका कैमरामैन खड़ा हुआ था और वहां से बैठ के वो सीक्रेटली रिकॉर्डिंग कर रहा था। उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता था कि मैं खुद भी सहाफ़ी हूं। मैंने 1 मिनट में पकड़ लिया उसको। मैंने उसके हाथ से माइक पकड़ा तो माइक ऑन था, उसके ऊपर रेड लाइट चल रही थी। मैंने पकड़ लिया उसको, जाके उसका फिर मैंने कैमरामैन देखा, कैमरे से उसके बैठ के जब फुटेज निकाली तो देखा वो सीक्रेटली बैठ के रिकॉर्ड कर रहा था। ये इस किस्म की घटिया हरकतें होती हैं। ये जिसने भी हरकत की ठीक है, उसने बैठ के, होगा उसका नून लीग के खिलाफ होगा या मरियम नवाज के, या मेरे हो सकता है खिलाफ हो, ये भी हो सकता है ना मेरे खिलाफ हो। तो उसने 4 तमगे तो अपने कंधे पे डाल लिए, लेकिन काम बड़ा ही घटिया और अनएथिकल था, जो कि नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि मैं मिसाल के तौर पे मैं मुख्तलिफ इसके ऊपर कमेंट्स देख रहा था। ये अशोक साहब हैं, इज़ अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया। ये प्रोफेसर हैं और कॉलम लिखते हैं, गल्फ न्यूज़ के अंदर भी कॉलम लिखते हैं। तो इन्होंने एक्चुअली ट्वीट करने का, इंडिया सो कॉल्ड सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट नीड टू लर्न फ्रॉम देयर पाकिस्तानी नेबर्स हाउ टू इंटरव्यू कंट्रीज मोस्ट पावरफुल। मैंने जितने सवाल किए, शुक्र है ये सवाल चलें लीक हो गए हैं, लेकिन आप लोगों को ये भी पता लग गया कि ये सवाल भी किए गए थे।
ये नहीं था कि ये भी छोड़ दिए गए थे, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त तो मेरी जो गेस्ट थी उसने कह दिया था इसको रिकॉर्ड मत कीजिएगा। एंड व्हेन समवन सेज दैट तो यू आर बाउंड टू डू दैट। चले मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूं। मैं आज क्योंकि कई साल हो चुके हैं इस बात को, आज से तकरीबन मेरे ख्याल में 13-14 साल पहले की बात है। मैं उस वक्त स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करता था। यूनुस खान साहब उस वक्त पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे। साउथ अफ्रीका की ये बात है, जोहानिसबर्ग की। पाकिस्तान टीम एक मैच हार गई। मैच हारने के बाद मैं यूनुस खान का इंटरव्यू कर रहा था। वो करते 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 यूनुस खान के साथ जो है ना, वो सवाल को ज़रा सख्त हुआ, वो तप गए और वो कैमरे की रिकॉर्डिंग के सामने ही जो है वो वहां पे ना मेरी उनसे तू मैं हो गई। ये हुआ था, ये वाकया हुआ था, क्योंकि काफ़ी देर हो गई इसलिए मैं आज शेयर कर रहा हूँ। लेकिन बाद में यूनुस खान को रियलाइज़ हुआ, उन्होंने बैठ के सारा पैचअप किया, उन्होंने कहा यार प्लीज़ ये मत चलाइएगा। एंड मैंने कहा जी ठीक है, डोंट वरी। ऑब्वियसली मैं कोई पर्सनल ग्रश तो नहीं था मेरा उनके साथ। और दूसरी बात ये मैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब, मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने लिखा, एक्चुअली ट्वीट किया इन्होंने कि बाजी मरियम औरंगजेब मसाले वाली सरकार ने कहा कि BMW गाड़ी की बात शामिल नहीं करनी, इसे रहने दो यार। और मंसूर अली खान ने अच्छा बच्चा बन के इसे रहने दिया। और मंसूर साहब वीलॉग में बैठकर ऐसी रंगबाजी करते हैं जैसे लाहौर के सबसे बड़े बदमाश यही हैं। अच्छा शहबाज गिल साहब, मैं आज आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ। आपको पता है एक दफ़ा आप एक्सप्रेस न्यूज़ आए थे मेरे साथ प्रोग्राम करने के लिए, और एक सवाल, जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ था, एक सवाल के ऊपर आप इतने तप गए थे कि उसके बाद आपने उस ऑफिस के अंदर बैठ के जो बदमाशी की थी और उसके बाद जो आपने हरकतें की थी, सिर्फ उस एक सवाल के ऊपर, मैंने आज तक कभी उस बात को शेयर नहीं किया कि उसके बाद सब कुछ क्या हुआ था। और आपको आज एक बात बताऊं शहबाज गिल साहब, ये आपको पता भी नहीं था, ये नहीं होगा आपको पता, उस सारे वाकये की भी वीडियो रिकॉर्ड हुई है जी। वो जो आपने वहां पे बदमाशी दिखाई थी ना उस वक्त, और जो गुलगोपाड़ा आपने किया था, उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड हुई है। लेकिन मैंने आज तक वो वीडियो कभी लीक नहीं की और ना कभी दिखाई। शायद उसकी रीजन ये है कि वो भी एथिकली गलत होता, क्योंकि वो भी अनएथिकल होता। इवन दो आपने बदतमीजी की थी वो, और वो भी एक सवाल के ऊपर की थी कि क्यों पूछा मुझसे ये सवाल। याद है आपको? आपको अच्छी तरह याद है, आपको पता है मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। लेकिन वही बात है ना, आपको एथिक्स के बारे में क्या, आपको ऐसी की तैसी क्या फर्क पड़ता है। और आपको जो इंटरव्यू आपको लगता है जनाब ये बड़ा फिक्स था, आप अपने किसी लौंडे लपाड़े से ये इस तरह का इंटरव्यू करवा के दिखाएं, इमरान खान का करवा लें, ये इस तरह के सवाल पूछ के दिखवा दें। तो मुझे पता है पॉइंट स्कोरिंग का आपके पास मौका आया है, खुल के खेलें। लेकिन दूसरी बात ये, हमारे पास भी बहुत कुछ है फिर बोलने के लिए। वो वाकया मैं पूरा नरेट करना शुरू कर दूं तो आपको शर्मिंदगी होगी, पता नहीं होती है कि नहीं होती, मुझे ये भी नहीं पता आपको होती है कि नहीं होती। जासमीन मंजूर साहिबा ने, वो भी हमारी कॉलीग हैं, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया, दिस इज एक्सट्रीमली अनप्रोफेशनल, एक्सट्रीमली अनएथिकल व्हेन समवन हु एवर that may be request not to record, then it is binding on the anchor, journalist and the team to stop. Exactly वही बात जो मैं आपसे कह रहा था कि नहीं कर सकते। जासमीन मंजूर साहिबा मेरी सीनियर हैं, वो शुक्र है कि उन्होंने भी ये रियलाइज किया कि आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते भाई जब अगले ने आपको कह दिया। एंड दैट इज द रीजन दिस पोर्शन वाज नॉट ऑन एयर। लेकिन शुक्र है कम से कम आज ये तो आप लोग कह सकेंगे कि जितना पूरा इंटरव्यू था, वो 2 घंटे का जो पूरा इंटरव्यू था, उसमें मैंने तमाम सवाल कवर किए। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई बहुत परफेक्ट हूं, उसमें से शायद फिर भी मुझसे 1-2 सवाल रह गए होंगे, मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूं। मैं पहले भी जब मैंने वो इंटरव्यू किया था, मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि हो सकता है मेरी जगह कोई और होता तो उसके डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस होते, लेकिन फर्क 19-20 का ही होना था, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता था। तो यहां पे भी दिस इज द रीजन कि जिसकी वजह से ये क्लिप जो अब आप देख रहे हैं, और जाहिर बात है जिसने ये हरकत की है बड़ी घटिया और नीच हरकत की है, जिसको शायद जर्नलिस्टिक एथिक्स का नहीं पता था। उसने कहा जो मसाला दे मिलता है पैनल करो, कटो इन। वी डोंट नो हु डिड दिस, वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग, लेकिन गलत था ये जो कुछ भी हुआ है। और मैं इसके लिए जाहिर बात है मुझे बड़े कम ऐसे मौके आए होंगे जहां पे मुझे शर्मिंदगी हुई है कि यार इस तरह की हरकत हुई है। और मेरे अपने करियर के अंदर ये एक ऐसा ही मौका है, क्योंकि मैं अपने गेस्ट के साथ जब बैठता हूं ना, या मेरा कोई गेस्ट मेरे साथ प्रोग्राम में आके बैठता है या मुझे इंटरव्यू देता है, वो मेरी रिस्पेक्ट कर रहा होता है, मुझ पर ट्रस्ट कर रहा होता है।
ये लोग गलत फहमी में होते हैं, वो एंकर्स जो समझते हैं कि जनाब ये जो गेस्ट उठ के स्टूडियो में आ जाते हैं, आपके साथ आके बैठ जाते हैं, तो आप उनकी जो मर्जी बेइज्जती करें, डजंट मैटर। नहीं, ये गलत है। उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, उन्होंने आपकी रिस्पेक्ट की है, एंड यू नीड टू बी कर्टियस टू देम व्हेन यू क्वेश्चन देम। इसके अलावा ये डॉक्टर अरसलान खालिद हैं जो सोशल मीडिया हेड हैं पीटीआई के, इन्होंने ट्वीट किया, इन्होंने ट्वीट करके कहा कि जी ये बात मंसूर अली खान के क्रेडिट पे जाती है कि उन्होंने पूरे होमवर्क के साथ वो तमाम सवालात किए जो किसी भी प्रोफेशनल सहाफ़ी को करने चाहिए। इन क्लिप्स का फाइनल एडिट में ना होने को लेकर मंसूर पे तनकीद बिला जवाज़ है। जाहिर बात है भाई, मैंने अगर देखें जो जो इंटरव्यू फिक्स्ड होते हैं ना, उसके सवाल भी फिर फिक्स्ड होते हैं, इस तरह के सवाल नहीं होते फिर वो बीच में। ना जनरल बाजवा के वाले से सवाल होता है, ना ये सवाल होता है कि क्या आपको चीफ ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, आप डिजर्व करती हैं, और ना उसके ऊपर जो है ये बाकी इस किस्म के तमाम क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, फिर कुछ लोग एक और चीज़ भी साथ मिला रहे हैं कि जी मेरा एक बड़ा क्लिप वायरल होना शुरू हुआ था जिसमें मैंने कहा था जी किसी का बाप भी इंटरव्यू नहीं रोक सकता। बिल्कुल, और मैंने उस वक्त भी बात की थी, भाई ये मरीम नवाज के इंटरव्यू से पहले नहीं था, ये पहले का रिकॉर्डेड था, और इंटरव्यू रुकवाना कोई और चीज़ है, दैट इज समथिंग एल्स। कि आपने पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद कह दिया जाए हुआ है मेरे साथ इस तरह माजी में कि इंटरव्यू रुकवाने की भी कोशिश की गई है, नहीं रोका, लेकिन दौरान इंटरव्यू अगर कोई कह दे कि जी इसको मत रिकॉर्ड करें, मैं आइंदा भी नहीं करूंगा, आपको ये बात पसंद आए या ना आए, मैं आइंदा भी नहीं करूंगा। चले इमरान खान साहब का एक वाकया आपके साथ शेयर कर देते हैं और बोलें। इमरान खान साहब का जब मैंने इंटरव्यू किया था ना बतौर प्राइम मिनिस्टर, तो उस इंटरव्यू के बाद, क्योंकि उस इंटरव्यू के दौरान वो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुआ था उसमें शिबली फराज साहब, इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी, ये दो लोग उस इंटरव्यू के दौरान वो भी पीछे बैठे हुए थे, इसी तरह जिस तरह मरीम औरंगजेब और परवेज रशीद पीछे बैठे हुए थे। उस पूरे इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने कहीं पे ये नहीं कहा कि ये पोर्शन रिकॉर्ड मत करें या कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन जब इंटरव्यू हो गया और मैं इस्लामाबाद में था, मैं वापस लाहौर जा रहा था, तो मुझे गैर सरकारी इदारे से एक फ़ोन आया, ठीक है, और मुझे कहा गया कि जी एक सवाल जो है वो इसमें से निकाल दें। तो मैंने उनसे ये कहा कि जी ये आपकी ख्वाहिश है या प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है? उन्होंने कहा आप इस बात को छोड़ें, बस आप वो सवाल एक निकाल दें। मैंने फिर उनके साथ उस वक्त आर्ग्यू किया। मैंने कहा देखें, जब वो इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किया था ना, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इमरान खान साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने जवाब दिया उस चीज़ का, तकरीबन 2.5-3 मिनट का जवाब दिया था उन्होंने। मैंने कहा उनको प्रॉब्लम नहीं तो आप क्यों निकलवा रहे हैं बीच में? इस बात के ऊपर मेरी 15-20 मिनट बहस हुई थी उस वक्त उन साहब के साथ। एक ब्रिगेडियर साहब थे जिन्होंने कॉल की थी। तो मैंने फिर उनको कन्विंस किया कि नहीं, मेरे ख्याल में आप इसको जाने दें, और अल्टीमेटली फिर वो गया। ये नहीं कि वो कट गया, वो गया, वो इसलिए क्योंकि वो गलत होना था अगर हम उसको काट देते। तो ये एक रूटीन मैटर होता है कि जिसमें आपके साथ आर्गुमेंट्स होते हैं, बाद में इंटरव्यूज के बाद भी ये ठीक था, वो गलत था, ये था, लेकिन आपकी कोशिश होती है कि नहीं, इंटरव्यू जिस तरह रिकॉर्ड हुआ है वो उसी तरह ही जाए। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। जाहिर बात है ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप इस बात से एथिकली आप समझते हैं मैंने ठीक किया या गलत किया, ये आपकी चॉइस है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर ये था। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।